तो सर अभी आपकी जर्नी और ये सब चालू करने से पहले ना एक बहुत ही छोटा सा सवाल है। वो सवाल ये है कि आप इतने हम्बल कैसे हो, डाउन टू अर्थ कैसे हो? बिकॉज आज हम देखते हैं कि आज की जनरेशन जहाँ पे स्टार्टअप कल्चर आ रहा है, लोग 50 करोड़ 100 करोड़ की कंपनी बन जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, आईफोन लेके घूमते हैं आजकल के बच्चे। एंड कुछ किया नहीं उन्होंने, तभी हाथ में आईफोन है। ठीक है, उनके पर्सनल चॉइस है। बट मुझे एक चीज समझनी है कि इतने बड़े कंपनी के फाउंडर एंड इतना सब कुछ, इतनी सक्सेस पाके भी, हाउ टू बी डाउन टू अर्थ, हाउ टू बी हम्बल, क्या क्या है मतलब वो आपका? Yeah, ऐसा नहीं. It is after lot of efforts, you realize that there is tremendous more work and tremendous depth in what you are doing. यानी ऐसा है कि जैसे जैसे अपन बिजनेस में डीप में जाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पहले ऐसा लगता है कि अपने को सब आता है, बिजनेस तो बहुत आसान है और अपने को अच्छा हो जाएगा. लेकिन जैसे जैसे काम शुरू होता है और जैसे जैसे तुम कस्टमर्स को मिलते हो और हायर लेवल के कस्टमर्स को मिलते हैं, लो लेवल के कस्टमर को मार्केट वैसे उनका रिक्वायरमेंट भी छोटा रहता है. लेकिन जब अपने को कॉर्पोरेट को देना है, या अपने को कोई बड़े कंपनी को देना है, या एमएसएमई को देना है, तो तुम्हारे स्किल्स बहुत हाई लेवल के चाहिए, तुम्हारे खुद के भी और तुम्हारी टीम के भी और तुम्हारे ऑफिस के भी. और ये जो फ्लैशी लाइफस्टाइल है, उसके अंदर क्या होता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा बैंडविड्थ खत्म हो जाता है. जो तुम उधर सोचते हैं ना, तुम्हारा सोचना क्या चाहिए कि तुम्हारे को अभी तुम मल्टीनेशनल से कॉम्पीट कर रहे हो. भले ही तुम इंडिया में ऐसे छोटी कंपनी, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो सब आजकल मल्टीनेशनल है, बड़े बड़े कंपनीज है जिनके साथ तुमको टफ फाइट है और उनके आगे जाना है, उनके साथ कॉम्पीट करना है, उनकी प्राइसिंग को मैच करना है. तो ये सब करने के बाद ऐसा है ना, जैसे बिजनेस में आगे बढ़ने के बाद में ऐसा लगा कि यार अभी तो अपन बहुत 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 ही छोटे हैं, अपने को गाड़ी का कुछ भी नहीं, अपन तो पहले काम में लगे रहना चाहिए. और पहले से वैसे ही काम में लगे रहने का आदत हो गई. और वी कैन अफोर्ड एवरीथिंग, कि मर्सिडीज लेना है तो ले सकते हैं, आईफोन लेना है तो ले सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स मार सकते हैं एवरी 3 मंथ्स. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. बट द चैलेंजेस आर सो ह्यूज. इतने बड़े चैलेंजेस है बिकॉज इन द करंट सिनेरियो सब जगह सब बड़े बड़े कंपनीज है. पूना इंडिया में भी बहुत बड़े कंपनीज है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है. वर्ल्ड के बड़े बड़े मैकेफी से बड़े बड़े जो साइबर सिक्योरिटी की कंपनी, आपको नाम तो मालूम है, नॉर्टन, कैस्पर्सकी, मैकेफी, और भी बहुत है बड़े बड़े. इनके साथ तुमको टक्कर में खड़ा रहना है, क्योंकि कस्टमर ये नहीं देखेगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट तुम इंडियन है इसलिए हम तुम्हारा लो बोलेंगे. विच इज द बेस्ट प्रोडक्ट आई वांट. मेरा सेफ्टी इज माय प्रायोरिटी, नॉट फ्रॉम हुम आई एम बाइंग. माय मोस्ट हमारा कंपनी का ये रहता है मैंडेट कि हमको बहुत अच्छा सिक्योरिटी चाहिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट चाहिए और हमको बहुत अच्छी सर्विस चाहिए. अगर कुछ होता है तो तुमने गारंटी लेना चाहिए. और ये हमारी फील्ड ऐसी है कि इसमें लगातार रिसर्च डेवलपमेंट करना पड़ता है. इसलिए वी कांट रियली कम आउट ऑफ आवर R&D lab, or we cannot come out of our business, because every day it is a difficult situation. Every day there is something important you have to do. जैसे आपने अभी बोला कि एवरीडे कुछ ना कुछ रिसर्च है एंड साइबर सिक्योरिटी है, बिकॉज साइबर थ्रेट्स बहुत सारे हैं एंड उसके वजह से ही आपने कंपनी निकाली है एंड आप सबको प्रोवाइड कर रहे हो। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप 24 आवर्स 24/7 सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपके बिजनेस ग्रो करने के लिए सोच रहे हो, बिकॉज आपको वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देनी है अपने कस्टमर्स को। एंड चीजें आती रहती है, पता चलता है अगले दिन कोई थ्रेट आ जाए एंड यू हैव टू बी, नए नए थ्रेट आते हैं एंड आपको उसके लिए रेडी रहना है। यू हैव टू ऑलवेज बी ऑन टोस। तो इट्स रियली एक लर्निंग मिल रहा है कि अगर हम कोई बिजनेस चालू कर में है ना, उसमें अपने को 100% देना है। फिर फ्लैशी लाइफ और ये सब इट्स पार्ट एंड पार्सल, रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है। एंड आप एंजॉय करते हो तब भी आप इतना टाइम दे पा रहे हो। यानी काम ही एंजॉय करते हैं. वर्क, वी एंजॉय द वर्क, वी लव द वर्क. एंड एक्चुअली द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर को तुमने पहले ही स्टडी करके रेडी करना चाहिए. नहीं तो बाद में तुम करेंगे तो तब तक कस्टमर बोलेगा यार तुम व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, नो योर प्रोडक्ट इज वे बिहाइंड, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, तुम बहुत पीछे. तो टेक्नोलॉजी के साथ रहने के लिए बहुत मेहनत लगती है, कॉन्सेंट्रेशन लगता है, फोकस लगता है. और इसके बगैर तुम इतना अचीव ही नहीं कर सकते.
इतने सारे लोग आप देखते हैं, फ्लैशी लोग हैं, जो भी स्टाइल में रहते हैं, लेकिन उनको रियल डेप्थ ऑफ द बिजनेस समझने वाले अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल फेसबुक वाला मार्क जकरबर्ग, तो टी शर्ट भी सिंपल पहनता है। क्यों? बोलता आई डोंट हैव टाइम टू चेंज द शर्ट और कलर ऑफ द शर्ट। तो उसको मैं फॉलो करता हूँ थोड़ा बहुत कि चलो, वो ऐसा सोचता है। अभी अगर आप बिल गेट्स को भी देखेंगे तो वेरी सिंपल मैन, लिविंग स्टाइल। तो वो देखो आप, मैंने वो आपका ये बहुत महत्व का पॉइंट है वो, कि तुम उसको ऐसा बिजनेस को इग्नोर नहीं कर सकते। नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसा होता है बिजनेस में। और आजकल स्पीड बहुत बढ़ जाए बिजनेस का, तो तुम ऐसा समझो तुम 160 या 180 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, फिर तुम इधर उधर देख सकते क्या? नहीं देख सकते। एंड व्हेन यू आर ऑन द ड्राइवर सीट और व्हेन यू आर रनिंग द कंपनी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हर चीज में। कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर को केयर, आफ्टर सेल सर्विस, रिसर्च डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट। और रिसर्च डेवलपमेंट में कस्टमर को अगर कुछ मालूम पड़ बोलता है तो इमीडिएट उसको रिस्पॉन्स देना, तो ऑलवेज ऑन टोज रहना जरूरी हो गया है। आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि मार्क जकरबर्ग एंड बिल गेट्स जैसे लोग सिंपल रहते हैं। रतन टाटा जी एक एग्जाम्पल है इंडिया में, जहाँ पे वो एकदम सिंपल है। नारायण मूर्ति सर है। सो ये बात तो हो गई आपकी हम्बलनेस पे। अभी हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं कि एनपीएवी के फाउंडर एक्चुअली फाउंडर कैसे बने। क्या जर्नी थी, मतलब सबसे पहले आपकी पढ़ाई क्या हुई, एंड दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि सबसे पहला जॉब क्या था आपका? हाँ, तो थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ स्कूल के टाइम से, और आई कम टू द जॉब ऑल्सो एंड एवरीथिंग। तो क्या था कि बचपन में से हम ऐसा थोड़ा टेक्निकल था, हमारा केला फैमिली में भी सब टेक्निकल बिजनेसेस थे, नासिक में भी। और मेरे डैड भी सीओईपी से, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियर हुए, पिताजी। और वो उस जमाने में इंजीनियर, मेरे फैमिली में और 2-3 लोग, सब हमारे मेरे कजिन्स भी सब इंजीनियर ही थे। बाद में पहले पिताजी हुए हमारे पूरे फैमिली में इंजीनियर, उनके पीछे पीछे हमारे सब कजिन्स भी इंजीनियर हुए, मैं भी इंजीनियर हुआ। और वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड फैमिली में कल्चर होने की वजह से थोड़ा बचपन से ही वो शुरू हो गया, और वो लाइकिंग भी था। और उसके बाद में धीरे धीरे स्कूल में प्रोजेक्ट्स करते थे तो उसमें बहुत पार्ट लेते थे, साइंस प्रोजेक्ट्स में, टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट स्कूल में भी करते थे बहुत। हर वक्त हम वो हर चीज में पार्टिसिपेट करना है, पढ़ाई करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स तो करना ही करना है। अच्छा, तो उसमें भी मेरे को, मेरी मदर फादर तो हमेशा टेक्निकल बहुत साउंड ही थे पहले से, और उनकी भी जो फैक्ट्री थी हड़पसर में, वो भी मैं जाता था उनके साथ, वो लेके जाते थे बचपन में से मेरे को, कार में बिठा के चल तू, तो वो ड्राइवर में, और वो हमेशा जाते थे। फिर वहां पे 1-2 घंटा मैं रुकता था, फिर आ जाता था, वो रुके रहते थे। और उस वजह से वो रोज फैक्ट्री देखना और देख देख के समझ में आता है। बचपन से वो इनडायरेक्टली तुम सीखते जाते हैं, अपने को ऐसा लगता है कि अपन क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आपका बेस बनते रहता है। फिर साइंस प्रोजेक्ट में मदर बहुत हेल्प करती थी, मेरी मदर बहुत, हमेशा कुछ भी साइंस प्रोजेक्ट घर पे लेके आए, मैंने बोला कल ये देना है, 10 दिन में ये बना के देना है, तो मम्मी बोलती क्या क्या चाहिए तेरे को, सब लेके आते हैं, सब करते हैं, आई विल हेल्प यू। तो वो हमेशा बैठती थी और मेरे को हमेशा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक हेल्प करती थी। तो उस वजह से वो सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। एक अच्छी चीज जो मुझे यहाँ पे आप लगी, आपने बोला ऑब्जर्वेशन स्किल्स, जैसे आपने बोला कि देख देख के सीखा। एंड बचपन में भी जैसे आपने बोला कि या फैक्ट्री जाते थे, आप देखते थे और सीखते थे। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑब्जर्वेशन होना एंड हर चीज को ऑब्जर्व करना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ सर, तो आप कंटिन्यू कीजिए। फिर अभी फर्स्ट जॉब क्या था? नहीं, इनडायरेक्टली क्या रहता है, तुम सीखने के लिए जाते नहीं, लेकिन तुम वहां खड़े रहते तो तुमको दिखता है, फिर वहां डिस्कशन होते रहे, वो तुम सुनते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है वो भी सुनते रहते, तो वो घर पे जाके भी अपने को माइंड में चलते रहता है। और वो सालों साल देखते आ रहे थे, तो हमको वो आदत हो गई थी कि ऑफिस फैक्ट्री में क्या हो रहा है, फैक्ट्री में क्या हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या माल कैसे बन रहा है, तो वो वजह से हो गया। फिर उसके बाद में स्कूल का खत्म हो गया, फिर वो तो साइंस में जाना ही है, डैडी भी इंजीनियर थे, पापा भी इंजीनियर थे, तो साइंस 11-12 तो पक्का साइंस का था, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि कॉमर्स लेना है या दूसरा कुछ लेना है, ऐसा और कोई माइंड में ऐसा था ही नहीं कि और कुछ करना है। और 11-12 बहुत टफ था,
और बहुत पढ़ाई करना पड़ता। तो उसमें भी हमको कोई चांस नहीं मिला कि मस्ती करेंगे, इधर करेंगे उधर जाएंगे। तो वो 11-12 भी मेरा एकदम हमारे क्लास में ऑल बॉयज, पहले से 11-12 पूरा बॉयज बॉयज बॉयज। भले मैं एफसी फर्ग्यूसन कॉलेज में था, फिर भी मेरे क्लास में और सी और डी डिवीजन और ई डिवीजन में सब बॉयज ही थे। तो यानी हम बहुत सीरियसली पढ़ाई करते थे। उसके बाद में ये होने के बाद में फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर 4 साल पूरे इंजीनियरिंग में भी पूरा मन लगा के किया, क्योंकि अपने को आगे जाके अच्छा इंजीनियर बनना है। और मेरे क्लास में सब लकीली मेरे को 2-3 अच्छे लड़के लोग मिले जो बहुत स्टूडियस, बहुत क्या बोलते हैं, हर क्लास को बंक नहीं करना, हर क्लास में बैठना और हर चीज को सुनना। तो उनकी वजह से मेरे को भी थोड़ी थोड़ी आदत लग गई। ऐसा मैं इतना ये नहीं था कि अटेंडेंस बहुत 100% चाहिए या हर घर जाके बहुत पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन उनके साथ रह रहे के, और वो घर के आसपास ही रहते थे तो उनको मिलना जुलना चालू रहता था। साथ में कभी कभी टू व्हीलर पे जाने का, तो उनके साथ जाओ, आते रहे उनके साथ आओ। तो वो भी अच्छी संगत लग गई। ऐसा कोई खराब मिला नहीं, लकीली गॉड्स ग्रेस के सब अच्छा ही चलते हैं। तो इंजीनियरिंग तक भी इंजीनियरिंग के हर ईयर को हमको फैक्ट्री विजिट्स या कंपनी विजिट्स या टेक्निकल विजिट्स रहते थे, तो उसमें भी बहुत सीखने को मिला। और वो हर हर अपॉर्चुनिटी हमने ली कि बाबा जाओ, चलो जाएंगे, जाके देखते करते। और बाकी ऐसा टाइम पास तो बहुत हुआ ही नहीं कि पिकनिक एंजॉयमेंट। चलो पहले एक बार अच्छी तरह इंजीनियर हो जाते हैं, पहले 11-12 था तो अच्छी तरह 11-12 करते हैं, फिर इंजीनियरिंग तो अच्छी तरह इंजीनियरिंग करते, फिर चाहिए तो अपन लाइफ लॉन्ग एंजॉय करेंगे। लेकिन वो आए नहीं कभी, है ना। वो तो फिर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट और अचीवमेंट्स करने के इसमें आगे अभी तक वही चल रहे हैं। फिर इंजीनियरिंग होने के बाद में कैंपस इंटरव्यू में 2-3 जगह सिलेक्ट हो गया था। उसमें से एक बहुत अच्छा सिलेक्शन था, वो था बॉम्बे में। ये बहुत बड़ी कंपनी है एचसीएल इन्फोटेक। एचसीएल इन्फोटेक में मेरा सिलेक्शन हो गया था इमीडिएटली आफ्टर इंजीनियरिंग। कि वो बोले कि यू कम टू मुंबई, ज्वाइन मुंबई ऑफिस, एंड अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया था, इंटरव्यू भी हो गया था। इंटरव्यू पुणे में हुआ था कॉलेज के कैंपस में। लेकिन फिर उस टाइम मैंने सोचा कि अभी इतने जल्दी मुंबई चले जाएंगे तो फिर अपना शिक्षण वगैरह थोड़ा और अपने को आगे और सीखना है और थोड़ा कंप्यूटर में करना है। थोड़ा सा रॉन्ग है, उस टाइम एचसीएल में चला जाता तो बहुत अलग लाइफ रहती थी प्रोबेबली, और बॉम्बे में देखने को मिलता था फास्ट चालू हो जाता था। जो होता था वो अभी का ही होता था, लेकिन फास्ट स्टार्ट हो जाता। फिर मेरे को फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर मैनेजमेंट का एडमिशन, पहले एमबीए के लिए ट्राई किया, नासिक में एडमिशन मिली। इधर का मेरा मिस हो गया क्योंकि मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया नहीं, डेट चली गई, फिर पुणे एमबीए में मिला नहीं। फिर उसके बाद में एक नासिक का ऐड आया है बीवाई के कॉलेज का कि एमबीए चा आम्ही नया क्लास चालू कर रहे, तो हमका नया एंट्रेंस एग्जाम, तो उसको अप्लाई करो। पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर था वो, उसमें सिलेक्शन हो गया उधर मेरा। भाई पहले 5 में नाम भी आ गया, तो मैं ज्वाइन करने का पक्का हो गया था। तो वो भी सोचा है नहीं, अपने को पुणे नहीं छोड़ने का, बस अपने को पुणे छोड़ने का ही नहीं। इसलिए वो बॉम्बे का भी जॉब नहीं लिया और ये नासिक का भी एमबीए नहीं किया। फिर इधर के इधर जो भी अपन कर सकते, स्टडी एंड ऑल्सो डू सम प्रैक्टिकल, ऐसा हिसाब से देन आई ज्वाइन सम पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर मैनेजमेंट, वो अपोलन चौक के नारकल इंस्टीट्यूट में, उधर वो कोर्स किया 2 साल का था वो भी। फिर एक बार सिम्बोसिस में भी एडमिशन लिया था, एडवांस डिप्लोमा, वो थोड़ा 6 महीना किया, फिर मैं छोड़ दिया, मतलब मास्टर्स कर रहे तो ये नहीं करने का। फिर उसके बाद में अल्फा लावल में मेरे को लावल ऑटोमेशन में वही ऐसे इंटरव्यू देते देते ऐसा लग रहा था जॉब। तो मैंने एक फ्रेंड को बोला, यार मेरे को जॉब चाहिए, ये अल्फा लावल का एडवर्टाइजमेंट आया तो कुछ हो सकता क्या? बोला ये तो हमारे एकदम नजदीक के हैं। तो अंकल ने वो डायरेक्ट एमडी जो लीला पूना वाला मैडम थी उनको फोन किया डायरेक्ट अंकल ने, क्योंकि वो अंकल उनके फैमिली फिजिशियन थे, यानी डॉक्टर थे। अच्छा। तो वो हमेशा पूना वाला मैडम को कुछ भी लगे तो इनको ही था, डॉक्टर राजौरे को ही बुलाते, श्याम राजौरे करके, तो वो उनके डॉक्टर थे। तो डॉक्टर श्याम राजौरे ने उनको फोन किया, लीला इनको जॉब चाहिए तो तुम्हारे यहाँ भेज रहा हूँ, अगर फिट होता है तो ले लो, नहीं तो देख लो। लेकिन उन्होंने फोन पे बोला, इफ ही इज इंजीनियर सेंड हिम, आई विल जॉइन हिम, आई चेक एंड जॉइन। थोड़ा सीवी तो देखते ही वो लोग, ऐसा कोई किसी को नहीं लेते। तो सीवी वगैरह वो मैंने उनके एचआर को दे दिया।
रेखा चरोड़े, मेरे को याद आता उन मैडम का नाम, रेखा नाम थी चरोड़ीकर। उनके पास सीवी दे दिया तो उन्होंने मेरे को दूसरे दिन बुला लिया, यू कम एंड गिव द एंट्रेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड देन विल गिव यू द रिजल्ट्स। फिर एक 4-5 दिन में उन्होंने फाइनल करके ज्वाइन कर दिया। तो मैं बहुत खुश हो गया, चलो अपने को मल्टीनेशनल कंपनी में पूना में जॉब मिल गया है तो अभी अपन ने करना चाहिए। तो उधर भी वो हमारा बॉस बहुत ही हार्ड वर्किंग था, है ना। मेरा हर जगह वही प्रॉब्लम हुआ, जो मिला वो हार्ड वर्किंग ही मिला, ऐसा कोई मिला ही नहीं कि जो आराम से बैठा है। तो वो मलकानी हमारा एक बॉस था उधर अल्फा लेवल में, तो उन्होंने हरीश मलकानी, तो ही यूज्ड टू कम एट 7:30 in the morning, 8 o'clock early. Factory used to start at 8:30, but he used to come early. Then he used to sit till 9:30 in the night. I used to wait till sometimes, not every day. उसके साथ रुकता था, सीखता था, बहुत काम करने को मिला, बहुत देखने को मिला, कंपनी कैसा चलता है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, कंपनी के ऊपर से क्या क्या ये आते हैं कमांड्स, लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनको रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, कंपनी कैसे कंट्रोल करता है। और वो क्या थे, पूना वाला मैडम खुद थी तो, और वो नॉन थी तो हमको थोड़ा कम्फर्ट था कि चलो अपन अच्छे जगह काम कर रहे हैं।